हेलो, वेलकम यू ऑल। आज हम पढ़ने वाले हैं सैमुअल्सन मॉडल, गुणक और त्वरक की अंतर्क्रिया द्वारा व्यापारिक चक्रों की उत्पत्ति का सैमुअल्सन जो मॉडल है उसकी चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने जो ट्रेड साइकिल के ओल्ड मॉडल्स हैं जिसमें हमने मॉनेटरी थ्योरी हॉटरे की और हैयक की ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी हमने पढ़ ली थी। उसके बाद हमने कीन्स की थ्योरी डिस्कस की थी। कीन्स की थ्योरी का एक बहुत बड़ा लिमिटेशन जो था वो था ये था कि कीन्स ने गुणक की तो चर्चा की उसमें, लेकिन त्वरक के माध्यम से आर्थिक उतार चढ़ाव पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको एक्सप्लेन नहीं किया। और सैमुअल्सन का मानना है कि त्वरक के बिना हम जो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन है, आर्थिक उतार चढ़ाव है, उसकी पूरी व्याख्या हम नहीं कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट मॉडल है जिसमें न केवल गुणक का उल्लेख किया गया है, न केवल गुणक को शामिल किया है, अपितु त्वरक के माध्यम से हमारी आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत क्या चेंजेस होते हैं उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गया है सैमुअल्सन के द्वारा। तो यहाँ पर गुणक और त्वरक क्या है वो वापस देख लेते हैं हम एक बार। गुणक के अनुसार क्या होता है, गुणक निवेश में वृद्धि से आय में कई गुना वृद्धि होती है। गुणक क्या बताता है, मल्टीप्लायर थ्योरी जो हमने पहले भी पढ़ी, जिसमें ये कहा गया कि यदि निवेश मान लो 100 करोड़ रुपए से बढ़ा रहे हैं तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि न केवल 100 करोड़ की होगी बल्कि उसके कहीं गुना, जैसे मल्टीप्लायर की वैल्यू यदि 5 है तो 500 करोड़ की वृद्धि हमें राष्ट्रीय आय में देखने को मिलेगी। ठीक है। इसी तरह जब हम त्वरक की बात करते हैं तो त्वरक में क्या है, तो कीन्स ने जब ये बताया कि निवेश के बढ़ने पर निवेश में वृद्धि से क्या होगा, आय में वृद्धि होगी। तो ये तो क्या था, गुणक प्रभाव, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, दिस इज मल्टीप्लायर, ये गुणक था। अब देखो त्वरक क्या है, अब आय में वृद्धि होने पर ये यही इकोनॉमी यहीं नहीं रुक जाएगी, मतलब इसका इफेक्ट यहीं खत्म नहीं हो जाएगा। आय में वृद्धि होने पर क्या होगा, फिर कंजम्पशन बढ़ेगा। जब आय बढ़ेगी, आय बढ़ने पर कंजम्पशन बढ़ेगा और इस कंजम्पशन बढ़ने पर जो अतिरिक्त वस्तुएं हैं उनका उत्पादन करने के लिए और मतलब और रोजगार बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा, एक मल्टीप्लायर इफेक्ट जनरेट होगा, जिससे क्या होगा, अब इस कंजम्पशन के बढ़ने के कारण अब हम यहाँ पर देखेंगे पूंजीगत वस्तु की डिमांड बढ़ेगी, मतलब हम कह सकते हैं कि निवेश बढ़ेगा। तो आय बढ़ने से क्या हुआ, निवेश में वृद्धि हुई। पहले हमने देखा कि निवेश में वृद्धि से आय में वृद्धि हो रही है, तो वो तो हमने कहा गुणक, लेकिन आय में वृद्धि होने से जो उपभोग में वृद्धि हुई है उसके माध्यम से निवेश में वृद्धि भी देखने को हमें मिल रही है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, त्वरक प्रभाव। ठीक है, ये समझ में आया आपको? यदि नहीं समझ आया एक बार फिर से देखते हैं। देखो होता क्या है, जब इनकम बढ़ रही है तो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, लोगों की उपभोग डिमांड भी बढ़ेगी। अब जो उपभोग मांग बढ़ रही है, उपभोग्य वस्तुओं की मांग जब बढ़ रही है तो उन वस्तुओं को उत्पादन करने के लिए और मशीनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, पहले जहाँ 10 मशीनें काम में ली जा रही थी, अब क्या होगा, मान लो डिमांड बढ़ी तो पहले से ज़्यादा 15 मशीनें लाई जाएगी। तो अब क्या हुआ, पूंजीगत वस्तुओं का भी डिमांड बढ़ेगा, तो वहाँ पर निवेश किया जाएगा। पहले जहाँ पर ट्रेडिशनल तरीके से काम किया जा रहा था, अब जैसे खेती की बात करें, ट्रैक्टर का यूज़ किया जाएगा ताकि ज़्यादा उत्पादन हो सके, क्योंकि मांग बढ़ रही है। तो इससे होगा क्या, निवेश बढ़ेगा एक तरह से। तो कंजम्पशन बढ़ने से जो निवेश में जितनी वृद्धि हो रही है, और ये किस पर डिपेंड करेगा वो हम देखेंगे, दो फैक्टर है। कैपिटल आउटपुट रेशो, उस पर निर्भर करेगा कि इनकम बढ़ने पर या कंजम्पशन बढ़ने पर आपकी जो निवेश की जो मात्रा है उसमें कितनी वृद्धि होगी, वो डिपेंड करेगा कि आपका कैपिटल आउटपुट रेशो कितना है। अब देखो सबसे पहले आप यहाँ पर अपन कैपिटल आउटपुट रेशो को समझ लेते हैं। जो त्वरक की जो मात्रा है वो निर्भर कर रही है कैपिटल आउटपुट रेशो पे। कैपिटल यानी पूंजी, और आउटपुट मतलब उत्पादन, पूंजी उत्पाद जिसको बोलते हैं, इस रेशो पर निर्भर करती है। रेशो क्या है, रेशो ये है कि एक यूनिट उत्पाद की, मतलब एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए पूंजी की कितनी मात्रा की आवश्यकता है। मतलब आपको यदि 10 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, एक यूनिट के लिए आपको 3 यूनिट पूंजी की आवश्यकता है या 3 रुपये पूंजी की आवश्यकता है, तो आप क्या बोलोगे, 10 यूनिट के लिए आपको 30 रुपये लगेंगे। ठीक है, 10 यूनिट को उत्पादित करने के लिए 30 रुपये की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से ये पूंजी उत्पाद अनुपात पर निर्भर करता है कि आपका निवेश कितना होगा। ठीक है, कैपिटल आउटपुट रेशो, तो त्वरक किस पर निर्भर कर रहा है, कैपिटल आउटपुट या पूंजी उत्पाद अनुपात पर। और दूसरी हम गुणक की तो बात कर ही चुके हैं, गुणक किस पर निर्भर करता है, एमपीसी या सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। एमपीसी जितनी अधिक होगी, गुणक का प्रभाव, गुणक की वैल्यू उतनी ही अधिक होगी। गुणक की वैल्यू क्या थी, 1/1 ये बी क्या था, एमपीसी। भूल गए हो तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना पुरानी। ठीक है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति,
अब ये क्या थी, ये भी भूल गए तो ये क्या थी, चेंज इन सी ड्यू टू चेंज इन वाई, इनकम में परिवर्तन होने पर आपके उपभोग में कितना परिवर्तन हो रहा है। ये जितना ज़्यादा होगा आपके गुणक की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। और गुणक की वैल्यू ज़्यादा होगी तो यदि कुछ भी निवेश बढ़ता है तो राष्ट्र में उतनी अधिक वृद्धि होगी, ठीक है। तो गुणक और त्वरक जो निर्भर कर रहे हैं वो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गए, एमपीसी, पहला एमपीसी, दूसरा कैपिटल आउटपुट रेशियो। अब सैमुअल्सन ने जो बताया है अपने मॉडल में, इनका कहना ये था कि ये एमपीसी की वैल्यू और कैपिटल आउटपुट रेशियो की वैल्यू ही जो है, इन दोनों की वैल्यू के कारण ही हमें इकोनॉमी के अंदर फ्लक्चुएशन देखने को मिलते हैं। गुणक और त्वरक की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर जैसे अब जो सैमुअल्सन ने है एक मॉडल दिया है वो पूरा अपन टेबल में देखेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर एक समझते हैं, जो सैमुअल्सन ने कहा है यहाँ पर जो इनकम की जो आइडेंटिटी है गुणक त्वरक के अंतर्क्रिया मॉडल को इस माध्यम से व्यक्त किया है। इसमें आप देखिए थोड़ा सा चेंज है, जो हमने पहले पढ़ा वही है, y इज गुल टू सी प्लस आई, इतना किन्स ने भी बताया था। अब यहाँ पर जो y इज गुल टू सी प्लस आई है तो c की वैल्यू हम जानते हैं क्या है, a प्लस बी वाई, है ना। यहाँ पर आप देखो सी ए लिखा है तो वो एक ही बात है, सी ए का मतलब ही ऑटोनोमस कंजम्पशन ही है, दिस इज सी है ऑटोनोमस कंजम्पशन, और ये स्मॉल सी का मतलब बी है। तो यहाँ आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ जो ये एच एल आहूजा की बुक है तो इसमें यहाँ पे ये मिला हुआ है, बाकी कई बुक में आपको इस तरह से भी लिखा मिलेगा ए प्लस बी। अब जो यहाँ पर चेंज है वो है वाई माइनस वन, ये ऐसा क्यों, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है ए प्लस बी वाई था, कीन्स की इक्वेशन हमने देखा, यहाँ पर वाई टी माइनस वन, मतलब कंजम्पशन क्या है, कंजम्पशन किसका फंक्शन है, प्रीवियस ईयर की इनकम का, अभी वर्तमान आय का नहीं, पिछले वर्ष की जो आय है उस पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। इसी तरह निवेश को किसका फलन माना है, पिछले वर्ष में हुई आय में वृद्धि का फलन माना है। तो यहाँ पर वृद्धि का फलन क्या हो गया, निवेश क्या हो गया, निवेश को भी हमने इस तरह से लिखा था, आई इज इक्वल टू आई ए, मतलब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं, आई ए प्लस जो वी है, ये वी है कैपिटल आउटपुट रेशियो, और ये किसका फंक्शन माना हमने, वाई टी माइनस वन वाई टी माइनस टू। मतलब पिछला वर्ष जैसे अभी क्या चल रहा है 21-22, तो 20-21 और 19-20, उन दोनों में कितनी वृद्धि, मतलब कितना चेंज हमें देखने को मिला, उसका वी अनुपात उस पर निर्भर कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देखें तो प्रेरित निवेश में क्या, 2 अवधि का अंतर माना गया है, उपभोग को एक अवधि का अंतर माना गया, 1 पीरियड लैग, मतलब पिछले साल की इनकम पर निर्भर कर रहा है उपभोग, और जो निवेश है वो 2 अवधियों के, मतलब पिछली वाली 2 अवधियों की आय के अंतर पर निर्भर कर रहा है, ठीक है, गत वर्ष के। इस तरह से हम इसको यदि फाइनल इक्वेशन बनाए तो हमें ये इक्वेशन मिलती है। अब देखो इसको ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है लेकिन है नहीं, इसको किस तरह से लिख सकते हो आप, वाई ए प्लस बी वाई टी माइनस वन, ठीक है। ये तो हो गया क्या आपकी सी की वैल्यू, सी की जगह हमने ये रख दिया, आई की जगह क्या रखोगे, आई की जगह क्या था, आई ए प्लस वी वाई टी माइनस टू, जो हमने वैल्यू ली है ऊपर, इन दोनों को सी और आई की वैल्यू को ही हमने सेकंड और थर्ड जो इक्वेशन थी उसको हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करी तो हमें ये इक्वेशन मिली, ठीक है। अब यहाँ पर एक और ये लाइन लिखी हुई है, स्थितिक विश्लेषण में हम राष्ट्रीय आय का संतुलन इस तरह से होगा। जब स्थितिक विश्लेषण की बात करें, मतलब स्टैटिक एनालिसिस की बात करते हैं, तो स्टैटिक जब एनालिसिस है तो कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है इनकम में, इनकम इस तरह ही है, तो वाई टी माइनस मतलब पिछले वर्ष की इनकम, उससे पिछले वर्ष की इनकम, बाकी सारे वर्ष की इनकम लगभग बराबर ही है, तो कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या ले लिया, सी वाई प्लस आई, इसलिए ये है, ठीक है। अब ये तो जस्ट इन्होंने ऐसे समझाया है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर एक डायग्राम लिया है, ये मतलब इसके माध्यम से समझाने का प्रयास किया सैमुअल्सन ने। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये जो डायग्राम बनाया है इसमें V और B की, यानी कि एमपीसी और कैपिटल आउटपुट रेशो की बहुत सारी जो अनुपात है उनको लेकर, मतलब उनकी वैल्यू को लेकर ये डायग्राम बनाया है, और जिसके माध्यम से हम अलग अलग ट्रेड साइकिल्स का जो ट्रेंड है उसको देखेंगे कि जब वी और बी की वैल्यू
ए एरिया में लाई कर रही है तो किस तरह से हमें ट्रेड साइकिल देखने को मिलेंगे। जब इनकी वैल्यू बी है, बी का मतलब क्या है, ए का मतलब देखते हैं कि जब इधर इधर हमने एमपीसी लिया है, इधर हमने कैपिटल आउटपुट रेशियो लिया है, मतलब ये बी है, नीचे वी है। जब बी की वैल्यू ज़्यादा है और वी की वैल्यू कम है, मतलब गुणक बहुत ज़्यादा है लेकिन क्या है, त्वरक की त्वरक की जो वैल्यू है वो कम है, तब किस तरह से मिलेंगे। बी में क्या है, जब अब यहाँ पर कोई सा भी पॉइंट ले लो, त्वरक भी है और त्वरक की वैल्यू भी ज़्यादा है और गुणक की वैल्यू भी ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखो ई पे, ई पॉइंट पे यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों ही बहुत ज़्यादा है इसमें। और इससे भी ज़्यादा जब हम सी की बात करें तो सी में क्या है, वी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और जो एम पी सी है बी की वैल्यू कम है। और डी में भी ऐसा ही है, डी में भी हम जैसे जैसे जाएंगे क्या होगा, बी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इसमें एक एक करके देखते हैं। जब सपोज़ जो बी और वी की वैल्यू यदि दोनों ही ए एरिया में लाई कर रहे हैं मतलब है, तो किस तरह से हमें ट्रेड साइकिल का एक ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो अब सैमुअल्सन ने क्या बताया इसमें कि अर्थव्यवस्था ऐसी स्थिति में जब ए और बी स्थिति में है तब क्या होगा, अर्थव्यवस्था गति करके नए संतुलन की स्थिति को प्राप्त कर लेगी, ठीक है। अब जैसे सी और वी के मतलब बी और वी के संयोग, ये देखो इस बुक में बी को सी से लिखा है तो आप कंफ्यूज ना हो, बी इज गोल टू बी वही है सी छोटा वाला स्मॉल सी एम पी सी, ठीक है। तो मैं बी बोल रही हूँ तो भी आप वही समझ लेना, इस बुक में सी लिखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको बी ही माने या एम पी सी माने। कहने का मतलब सी का मतलब भी यहाँ पे एम पी सी है और मैं जो बी बोल रही हूँ वो भी एम पी सी है, ठीक है। तो जब ए में बी और वी की वैल्यू लाई कर रही है तब हमें एक तरह से इस तरह का एक यहाँ पर मिलेगा कि इकॉनमी क्या करेगी, एकदम से एक उसमें वृद्धि होगी और वापस स्टेगनेंट होकर एक दूसरे संतुलन की स्थिति को प्राप्त कर लेगी, बिना यहाँ पे हमें कोई चक्रीय पथ देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। मतलब कोई साइकिल्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे समान। अब देखो जब सी और यानी कि बी और वी की वैल्यू मतलब ये अपने कैपिटल आउटपुट रेशियो और एमपीसी की वैल्यू बी एरिया में लाई कर रही है, जैसे अभी हमने देखा ये वाला एरिया, तो हमें इस तरह के घटते हुए चक्रीय पथ प्राप्त होंगे। मतलब इस पे साइकिल तो बन रहा है लेकिन पहले बढ़ते हुए दर से, फिर धीरे 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 ये घटकर एक वापस एक संतुलन की स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। इस संतुलन से गए y0 एक हमारा संतुलन पाथ था, अब यहाँ से जैसे ही हुआ एक दूसरा संतुलन पाथ हमने प्राप्त कर लिया और इससे वापस आगे बढ़ते रहेगी जब तक कि वापस कोई दूसरा कुछ चेंजेस ना हो जाए, ठीक है। ये हो गया। अब हम बात करते हैं जैसे यदि सी मतलब सी और वी दोनों की जो वैल्यू है सी वह डी एरिया में लाई कर रही है उच्च मूल्य के संयोग से, मतलब इस वाले एरिया में ये सी और डी एम पी सी और कैपिटल आउटपुट रेशियो यदि सी और डी वैल्यू सी डी एरिया में लाई कर रहे हैं तो हमें इस तरह के साइकिल्स देखने को मिलेंगे। देखो जब सी की बात कर रहे हैं तो हमें बढ़ते हुए चक्रीय पथ, इसको हमने यहाँ पर नाम दिया है जिसका आकार क्या है, एम्पलीट्यूड्स निरंतर बढ़ रहा है, जिसका आकार बढ़ रहा है। यहाँ पर देखो क्योंकि यहाँ पर क्या है वी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो जैसे ही एक सी मतलब निवेश बढ़ा तो गुणक प्रभाव से आय बढ़ी और आय बढ़ने के बाद हमारा जो निवेश की वैल्यू थी वो और भी गति से बढ़ रही है क्योंकि हमारी क्या वी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमें एक बढ़ते हुए चक्रीय पथ प्राप्त होंगे, ट्रेड साइकिल्स मिलेंगे जिसका एम्पलीट्यूड लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब दूसरा हमने यदि डी पॉइंट पर लाई कर रही है तो डी पॉइंट में देखो जिसमें वी की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है लगभग 5 और बी की वैल्यू 0.8 समथिंग हम देख रहे हैं उसकी भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या है हमें एक बिना साइकिल के एक मतलब एक बहुत शिफ्टिंग हमें एकदम से देखने को मिलेगी यहाँ पर, एक हमें विस्फोटक वृद्धि हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो डी से हमने यहाँ पर देखा एक मैक्सिमम सीलिंग लिमिट तो है ही। अब देखो हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। अब देखो एक इसमें एक ई पॉइंट है जो बीच का है जहाँ पर न तो वी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है ना ही बी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो हमें एक नॉर्मल हमें एम्पलीट्यूड के ट्रेड साइकिल देखने को मिलते हैं जैसा कि हम पढ़ते हैं नॉर्मल कि इसमें जो तो ना तो ज़्यादा विस्फोटक है, ये इस तरह से हमारी एक जो पाथ है राष्ट्रीय आय का वृद्धि पाथ है उसके इर्द गिर्द हमें ये ट्रेड साइकिल देखने को मिलते हैं, ठीक है।
अब इस पूरी प्रक्रिया को हम टेबल के माध्यम से समझेंगे कि किस तरह से गुणक और त्वरक के इंटरेक्शन से हम ये पूरा जो ट्रेड साइकिल का चक्र है वो हम देखते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है जिसमें हमने एमपीसी की वैल्यू 2/3 रखी है कि जो एमपीसी या बी की वैल्यू वो क्या है 2/3 है, और त्वरक यानी जो बी हम मान रहे थे, जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है, पूंजी उत्पाद अनुपात है, वो 2 है। ठीक है, इसका कहने का मतलब 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आपको 2 रुपये चाहिए। ठीक है, यदि किसी भी वस्तु की 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 2 रुपये चाहिए, ऐसा मान लो। ठीक है, अब और इनिशियल जो आपका निवेश था वो 10 करोड़ रुपए का है। सबसे पहले जो निवेश हुआ 10 करोड़ रुपए का है। अब इसके बाद गुणक प्रभाव से क्या होगा, 10 करोड़ में वृद्धि नहीं होगी। पहली बार तो 10 करोड़ राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाएगी, फिर क्या होगा, उससे राष्ट्रीय आय कहीं गुना और वृद्धि होगी, तो वो भी हम देखेंगे इसमें। अब देखो यहाँ पर जस्ट एग्जाम्पल है गुणक और त्वरक की प्रक्रिया। अब यहाँ पर T+1 पीरियड में जो निवेश था वो 10 करोड़ का है। अब यहाँ पर क्योंकि हमने उपभोग को 1 ईयर लैग फंक्शन माना है कि जो उपभोग है वो इस वर्ष की नहीं, पहले वाली वर्ष की इनकम पर निर्भर करती, तो पहले वाली वर्ष की इनकम तो 0 थी, इसलिए यहाँ पर उपभोग क्या आ गया, 0 आया। अब देखो प्रेरित निवेश भी 0 होगा क्योंकि कोई निवेश हुई नहीं। प्रेरित निवेश वही जिसकी बात कर रहे हैं हम, त्वरक का जो आय में वृद्धि से प्रेरित हो रहा है वो निवेश भी क्या है, 0 है। ये तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है जो सरकार के माध्यम से हुआ, जो आय पर निर्भर नहीं कर रहा है। ठीक है, आधार अवधि की अपेक्षा कुल आय में परिवर्तन, यहाँ पर जो हम तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगी वैल्यू, 10 आएगी। अब देखो आगे बात करें, यदि सेकंड पीरियड है उसमें क्या हुआ, निवेश वापस 10 करोड़ का है। अब प्रीवियस ईयर की इनकम पर हमारा कंजम्पशन निर्भर है इस पर, तो 10 करोड़ का 2/3 निकालो, कितना आएगा, 6.7। पिछले साल की इनकम मेरी 10 करोड़ थी, अब मेरी जो अभी इस मान लो कंट्री की हम बात कर रहे हैं, जो उपभोग है वो प्रीवियस ईयर की इनकम पे या आय पर निर्भर कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 करोड़ का 2/3 भाग 6.7। ठीक है, इसी तरह प्रेरित निवेश क्या होगा, प्रेरित निवेश की हमने बात करी थी कि जितना उपभोग बढ़ेगा या आय बढ़ेगी उससे क्या होता है, उसका दुगना निवेश बढ़ेगा। क्योंकि दुगना क्यों बढ़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या माना है, 2/1, मतलब 1 यूनिट प्रोड्यूस करने में आपको कितने रुपए चाहिए, 2 रुपये पूंजी के चाहिए या कैपिटल के चाहिए। तो यहाँ पर जब 6.7 करोड़ का उपभोग करना है, मतलब एक रुपये का मान लो तो 2, उसके लिए जस्ट डबल लगानी पड़ेगी, कहने का मतलब यहाँ पर ये है। तो 6.7 करोड़ यदि उपभोग है तो जस्ट इससे डबल हमें निवेश करना पड़ेगा, वो है 13.4 करोड़ का। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब कुल आय में परिवर्तन कितना हो गया, तीनों को एक साथ जोड़ लो, कुल आय कितनी हो गई, 10, 6, 13, तीनों मिलाकर हो गया आपकी 30.1। अब आगे बात करते हैं, आगे फिर निवेश बढ़ा 10 करोड़ का। अब यहाँ पर 10 करोड़ का बढ़ा, यहाँ पर प्रेरित उपभोग, जो प्रेरित उपभोग है वो कितना हुआ, 20 करोड़। 20 करोड़ कैसे आया, अब देखो 20 करोड़ ऐसा आया। पिछले साल की इनकम अब कितनी हो गई, आय में परिवर्तन 30.1 हो गया। अभी तक नहीं देखना, अब देखो आय कितनी हो गई, 30.1 हो गई। अब ये पिछले साल की इनकम थी, अब इस 30.1 का 2/3 भाग वो क्या होगा, 20, तो ये आपका उपभोग हो गया। इसको वापस समझो, उपभोग 20 कैसे आया, 30.1 जो कि अपने प्रीवियस ईयर की फाइनल ये इनकम थी, उसका 2/3 भाग कितना हो गया, 20.0। अब इसमें से क्या हुआ, 20.0। अब देखो यहाँ पर आप बोलोगे यार भाई 40 क्यों नहीं आया, यहाँ 40 आना चाहिए, 20 का 40। हम क्या बोल रहे हैं, उपभोग में जितना परिवर्तन हुआ, उपभोग में जितना चेंज हुआ है उसका डबल निवेश हो रहा है, तो उपभोग में चेंज देखेंगे 20 माइनस, तो इसके लिए क्या करेंगे, 20 माइनस क्या करोगे 6.7, तो कितना आएगा, लगभग 13.3, है ना, 13.3 समथिंग आएगा। उसका जस्ट डबल किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 26.6। जस्ट चेंज का डबल करना है। हमारी वृद्धि, उपभोग में वृद्धि कितनी हुई, 13.3 यूनिट की, 3 करोड़ की हुई है, तो उसको हमने क्या किया, उसका जस्ट डबल हमारा 26.6 करोड़ का निवेश होगा। अब 10 करोड़, 20 करोड़, 26.6 करोड़ को मिलाया तो हमारी आय कितनी हो गई, कौन से पीरियड में की बात कर रहे हैं अपन, T+3 पीरियड, मतलब T+3 पीरियड के अंदर हमारी आय कितनी हो गई, 56.6 करोड़ रुपए। अब 56.6 का नेक्स्ट ईयर में 2/3 हमारा कंजम्पशन होगा। 2/3 कितना हो जाएगा, 56.6 का 2/3, देखो यहाँ पर ये
56.6 का 2/3 हमारा होगा 37.8 करोड़ रुपए। ठीक है, अब यहाँ पर वापस आप जो गलती करोगे वो होएगा कि जस्ट इसका डबल कर दे, नहीं इसका डबल नहीं करना, क्या करना है 37.8 माइनस 20 कितना हुआ 17.8 लगभग, उसका जस्ट डबल करोगे, डेल सी मतलब कंजम्पशन में जो परिवर्तन हुआ है उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा, प्रेरित निवेश आएगा। अब इन सबको आपने जोड़ा तो क्या आ गया 83.4 आ गया। ठीक है, इसी तरह हम आगे चलें। अब देखो यहाँ पर 83 का वापस 2/3 कितना हो गया, ये आपका 55.6 हो गया। अब 55 में से 37 माइनस किया तो उसका जस्ट डबल आपका यह हो गया, ये पूरा जोड़ लिया। अब देखो यहाँ तक इस पीरियड तक, ये देखो यहाँ तक तो आपका बूम पीरियड चल रहा है। अब देखना इसको T+6 पीरियड तक लगभग आपका क्या चल रहा है, बूम पीरियड चल रहा है। अब बूम या इसको बोलेंगे हम समृद्धि का काल या अभिवृद्धि का काल, जिसको हम बोल रहे हैं इंग्लिश में बूम या समृद्धि का ही काल बोल रहे हैं, जिसमें हम इस तरह से ट्रेड साइकिल दिखा रहे हैं। तो ये जो बढ़ता हुआ काल है ये 6 पीरियड तक, देखो यहाँ तक 101.2, अब यहाँ पर स्टेगनेट हो गया। अब इसके बाद ये नीचे गिरने लगेगा, जिसको हमने क्या बोला, रिसेशन या अवसाद की स्थिति। अब देखो इसके बाद क्या हुआ, 101.2 हो गया, 101.2 का वापस 2/3 67.6 हो गया। अब देखो अब कुछ चेंज ही नहीं हुआ, उपभोग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ ज़्यादा, तो क्या होगा, इसका 2% ज़ीरो होगा, मतलब प्रेरित निवेश कुछ हुआ ही नहीं, प्रेरित निवेश जीरो ही होगा। तो आपका क्या होगा, यहाँ पर सारा ऐड करेंगे, ये जो है ये गलत लिखा है, यहाँ पे आपका 67 + 10 तो यहाँ पे 87 आएगा ना, ये इसको करेक्ट करना, 37 नहीं होगा, ये 67 तो यही हो गया, 10 ये हो गया, तो यहाँ क्या हो गया 87 होगा। ठीक है, अब 87 क्योंकि 37 का 51 कैसे हो सकता है, ठीक है, तो इसको करेक्ट करना, ये होगा 87, यहाँ पे क्या आएगा 87.8। ठीक है, 87 होगा। अब 87.8 का 2/3 कितना हो गया 51.8 और 51.8। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर आपका उपभोग पहले के वाले वर्ष से कम हो गया। ठीक है, अब उपभोग में जो परिवर्तन है वो नेगेटिव में आया है। नेगेटिव में कैसे आया है, देखो 67.6 माइनस 51.8 लगभग आपका ये कितना आया है, लगभग 10 करोड़ के बराबर आ रहा है। तो हमने यहाँ पे -10 ले लिया। ठीक है, अब -10 हमने लिया, -10 का मतलब है कि हमने क्या किया, हमारा जो निवेश है, जो पहले वाला निवेश था उसमें से भी 10 करोड़ की कमी कर दी, बढ़ाने की बजाय तो पहले वाले निवेश में भी कमी कर दी। पहले वाले निवेश में कमी करने का मतलब ये हो सकता है कि कमी तो क्या करेंगे, जब हमें रिप्लेस करना हो तो हम रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे। मान लो 10 करोड़ की मशीनें ख़राब हुई, ज़्यादा ख़राब हुई, तो हमने 20 करोड़ की नई मशीनें लगानी थी, उसकी जगह हम सिर्फ 10 करोड़ की लगाएं, तो माइनस हमारा निवेश हो गया। तो अब टोटल जो आपकी इनकम होगी वो कितनी हो गई 51.8। अब ये रिसेशन पीरियड चल रहा है, इस तरह से मंदी आती है, जब आ रही है तो वो गुणक और त्वरक प्रभाव एक साथ काम कर रहा है, सॉरी, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो आय में गिरावट है वो भी तेज़ गति से होगी। जैसे 100 से 87 हुई, फिर 51 हुई, 51 का वापस 2/3 आपका 34.6 हो गया। अब वापस इसका डिफरेंस 10 हो गया, ये वापस नेगेटिव चल रहा है 33.1। ये कब तक चलेगा, अब इसको देखो, ये लगभग आपका 23 से चला 15.4, 10.2, अब 10 तक, यहाँ तक धीरे 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 ये गिरती रहेगी। ये श्रृंखला जो आपकी है, लगभग कौन सा पीरियड है ये, T.13 पीरियड तक। अभी इसके बाद फिर से इकोनॉमी रिवाइव होगी। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, जब आपकी 10 इनकम है, 10 के बाद क्या हुआ, अब 10 का 2/3 कितना हो गया 6.6 हो गया, 10 का 2/3 6.7 होगा, जो भी है। अब इसमें से वापस आप इन दोनों का अंतर निकाल के जितना होगा लगभग 0% ही होगा, 0.2% जब भी निकाला है। अब ये टोटल कितना हो गया 16.8, पहले की तुलना में बढ़ा है थोड़ा सा, 10 की तुलना में 16.8 बढ़ा। अब धीरे धीरे वापस इकोनॉमी रिवाइव करने लगेगी, वापस हम एक इस तरह से हमें एक पूरा का पूरा हमें एक चक्र यहाँ पर ट्रेड साइकिल हमें देखने को मिलेंगे। तो सैमुअल्सन ने यहाँ पर त्वरक और गुणक की अंतर्क्रिया के माध्यम से जो ट्रेड साइकिल है उनको यहाँ पर दर्शाने का या समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया है।
तो अवधि T.6 जो थी वो भी मोड़ बिंदु थी, ठीक है, जो हमारा टर्निंग पॉइंट था अपस्विंग के बाद। इसके पश्चात व्यापारिक चक्र नीचे को चल पड़ता है। इस प्रकार गुणक और त्वरक दोनों के प्रभाव को ग्रहण कर व्यापारिक चक्र की भिन्न भिन्न अवस्थाएं यहाँ पर बनती देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये लगभग आपका पूरा ये मॉडल हो गया। यहाँ पर हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि गुणक का मूल्य जितना ज़्यादा होगा, जैसे हमने देखा उस टेबल में, तो चक्रहीन पथ के समान होगी, बिल्कुल हमें विस्फोटक मिलेगा, है ना। चक्रहीन वक्र हमें पथ मिलेगा। जबकि यदि त्वरक v की वैल्यू ज़्यादा है तो हमें विस्फोटात्मक चक्र एक्सप्लोसिव साइकिल की संभावना इतनी बढ़ जाएगी, हमें ट्रेड साइकिल ज़्यादा मिलेंगी यदि त्वरक की वैल्यू ज़्यादा है। लेकिन फिर भी इसके बाद भी इनकी कुछ आलोचनाएं हैं कि गुणक और त्वरक का मूल्य स्थिर नहीं रहता, ये चेंज होता रहता है। अवधि का स्पष्टीकरण नहीं है, अर्थव्यवस्था में निरंतर वृद्धि की प्रक्रिया रहती है। जबकि प्रोफेसर सैमुअल्सन ने व्यापार चक्र की व्याख्या क्या की है, हाँ, एक इसकी जो बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म है जिसको हिक्स ने पूरा किया है, उसमें क्या है, इन्होंने जो बताया है वो ये बताया है कि हमेशा ज़रूरी नहीं कि इकोनॉमी एक स्थिर पाथ को फॉलो करे, बल्कि हम ये देखते हैं कि इकोनॉमी धीरे 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 ग्रोथ के पाथ को फॉलो करती है और उसके इर्द गिर्द हमें व्यापारिक चक्र देखने को मिलते हैं, जिसको हिक्स ने अच्छी तरीके से समझाया आगे। अर्थव्यवस्था में निरंतर वृद्धि की प्रक्रिया रहती है। व्यापार चक्रों की अधिकतम और निम्नतम सीमाओं की व्याख्या नहीं की है, मतलब कब कौन सी बहुत ज़्यादा न्यूनतम सीमा है, कौन सी अधिकतम या सीलिंग पॉइंट है, इसकी व्याख्या सैमुअल्सन ने नहीं की है। फिर भी नो डाउट बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने ट्रेड साइकिल्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो ये आपका पूरा था सैमुअल्सन का ट्रेड साइकिल मॉडल, ठीक है। आप इसको पढ़िएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है, बाकी ईजी है ये, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, और यदि इसमें फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और आप कॉलेज में आके भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए।